राणा पूजा भील की इस बहुमत भूमि में हमारे बंधारे जगदीश भाई को नमन करते हुए आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जोहार। क्योंकि एक तयबद्ध कार्यक्रम जब होता है तो लगातार लंबे समय तक बैठने की हमको आदत नहीं है। हम लोगों को इस तरह 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक जगह बैठने की आदत नहीं है। और इसके 2-3 कारण ये भी है कि पिछले कुछ समय में कुछ लोगों के प्रभाव की वजह से हमारी आदतें बिगड़ गई। अब जैसे जैसे वैचारिक शुद्धिकरण हुआ है, आज जो ये पांडाल में हमारी संख्या है, जो साथी हमारे यहाँ सब अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जगह से चलकर आए, आज ये जो मजमा है ये ऐसे ही तैयार नहीं हुआ। ये जो वैचारिक परिवर्तन है ये ऐसे ही तैयार नहीं हुआ। आज अगर बहन बबीता की बात करें, हमारे भाई जो सलूंबर ब्लॉक से आए उनकी बात करें, जो हमारा भाई जोधपुर से चलकर आया है अगर उनकी बात करें, तो ये मजमा ऐसा ही नहीं बना है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे कि साल 2014-15 जो शायद आदिवासी परिवार के जब वैचारिक परिवर्तन का जो बीज था, जब वो अंकुरित हो रहा था, उस दौर को बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन मैं आज आप सब लोगों को बता देता हूं कि ये हजारों का वैचारिक मंच ऐसे ही तैयार नहीं हुआ। दादा भंवरलाल परमार और हम लोग एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठकर, मैं, भंवरलाल दादा और कांति दादा, 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर, और डूंगरपुर से उदयपुर और उदयपुर से प्रतापगढ़ जाकर एक छोटा सा 20 और 25 लोगों का कैडर कैंप, 20 और 25 लोगों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते थे। और रात को 11 बजे 10 बजे वहां से फ्री होकर वापस डूंगरपुर जाकर उदयपुर आना। साथियों, उस समय जब हम इन बातों को करते थे तो एक बड़ा वो लक्ष्य नजर आता था कि एक पहाड़ तोड़ना है, एक पहाड़ तोड़ना है। लेकिन क्योंकि हमारी विचारधारा अटल थी और उस विचारधारा पर लगे रहने पर आज वो पहाड़ आप और हम सब ने मिलकर एक साथ इस तरह तोड़ा है कि उसका डंका पूरे भारत में बज रहा है। साथियों, हमको अब वैचारिक मजबूती के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा जो हमारी है उसको भी मजबूत करने का समय आ गया है। वैचारिक विचारधारा की लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा को भी मजबूत करने का समय आ गया है। क्योंकि हम स्थानीय स्तर पर हमारी लड़ाई लड़ते ही लड़ते हैं, लेकिन जहां प्रावधान तय होते हैं, जहां से विधान बनते हैं और जहां से हमारे हक और अधिकारों की बात तय होती है, वहां पर मजबूती से हमारी बात उठाने वाले लोग नहीं होने का नतीजा है कि आज हमारे समुदाय को हर तरह से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी से, कई बार हम लोग साथियों ने इस बारे में खुलकर बात की, आज 1-2 चीजें जिन पर हम खुलकर बात करनी चाहिए। आपको सोचना होगा कि इन 70 सालों में ऐसी क्या परिस्थिति रही कि हमारे समाज के दिन पर दिन हमारे समाज के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज का सिर्फ उपयोग किया गया, सिर्फ वोट का उपयोग किया गया। ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा वोट किसके चक्कर में गया। एक डबूड़ी, उस एक डबूड़ी के चक्कर में अभी सुबह जब मैं आया तो हमारी बहन सरपंच निर्मला, उन्होंने शराब को लेकर विषय उठाया। तो यहाँ जो मातृशक्ति है, जो मेरी माता बहनें यहाँ बैठी है, आपको मजबूत होना होगा। इस बार आपको मजबूत होना होगा,
क्योंकि हमारे ये जो पुरुष शक्ति है ये तो आधे शाम होते होते डबूड़ी के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। तो ये डबूड़ी घर में लेके कौन आता है? ये लेके आते हैं। इस बार किसी की डबूड़ी लेके घर में आए, उस दिन से इनका दाना पानी बंद, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे, है कि नहीं? तो आपको थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। अगर शराब के खिलाफ लड़ना है तो आप जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक परिवार में वैचारिक परिवर्तन नहीं आएगा। हम जब बात करते हैं कि हमारे समाज का सबसे बड़ा नुकसान किसने किया, तो हमारे समाज का सबसे बड़ा नुकसान जो किया वो इस शराब ने किया। इस शराब के खिलाफ आप और हमको इस कदर लड़ना पड़ेगा, और वो भी खास तौर पर इसलिए क्योंकि शायद दवाई के तौर पर हमारे पुरखे काम में लिया करते थे, लेकिन जब ये अंग्रेजी शराब आई, ये जो अंग्रेजी शराब आई, और इस अंग्रेजी शराब की वजह से हमारी नस्लें जो बर्बाद हो रही है, उसका रीजन पूरी तरह से अंग्रेजी शराब है। ये अंग्रेजी शराब के चक्कर में हमारी जमीनें चली गई। इस अंग्रेजी शराब के चक्कर में हमारे पुरखों की सल्तनत थी, जो हमारे पुरखों के ये कहे कि हमारे पुरखे राज करते थे, वो राज चले गए। हमारे लोगों को लगता है कि हमारे पुरखों का ये बातें बहुत इतिहास की बातें होंगी, लेकिन आप सबको ये तो पता है कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि राणा पूंजा भील जिनसे महाराणा प्रताप ने जाकर शरण ली, तो हमारे पुरखों का राज था, तभी तो जाकर उन्होंने शरण ली। लेकिन आप और हमको मिलकर इस शराब के खिलाफ लड़ना होगा। क्यों लड़ना होगा? शराब के खिलाफ इसलिए लड़ना होगा क्योंकि हमें हमारे पुरखों का राज वापस लाना है। हमारे जो बाप दादा राजा थे, उनका राज वापस लाना है कि नहीं लाना है? एक बार जो भाई पीछे बैठे उनको समझ में नहीं आया कि कौन सा राज लाना है। अभी तो वो सुबह गलफत में वो आजकल लाल मिर्च और धनिया के चक्कर में भी गड़बड़ हो रही है, आजकल वो भी बड़ी गड़बड़ हो रही है। पर आप सोचो कि हमारे समाज की बदलती हुई ताकत का नतीजा है कि सरकार ने होकर किराना स्टोर हो गई, गहलोत चाल दावल स्टोर, नमक स्टोर, हल्दी स्टोर, ये सरकार की हालत हो गई है। आप लोगों को उस वैचारिक परिवर्तन के लिए तैयार होना होगा, और वो वैचारिक परिवर्तन जो हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा को समर्थन करता है, जो राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक जाजम हमारे परिवार ने तैयार की है, और उस जाजम के जरिए जो भी प्रतिनिधि समाज के जरिए तय होकर जाता है, जो हमारी बात आगे जाकर जयपुर और दिल्ली में हमारी बात को मजबूती से रख सके, ऐसा हमें राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना होगा। साथियों, आपको शायद एक चीज, कुछ दिन पहले हमारे महापुरुषों के आज बोर्ड की मेरे भाई ने बात की, भाई पेमाराम जी, उनकी जमीन को लेकर बात की। हमारे भाई ने कहा कि बोर्ड को लेकर एक तनाव हो रहा है, तो मैं यहाँ इस मंच से खास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने पिछली बार बोर्ड तोड़ा, और प्रशासन, खास तौर पर पुलिस प्रशासन जो अगर यहाँ मौजूद हो तो मेरी बात कान खोल के सुन लेना कि पिछली बार बोर्ड तोड़ा और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। किस दबाव में नहीं की, किसके दबाव में नहीं की? हम पूछना चाहते हैं कि रात को 2:30 बजे तक हमारे भाई वहां बैठे रहे और आप वहां तक पहुंचने में आपको रात के 2:30 बज गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब इस चीज को लिख लेना कि इस बार अगर बोर्ड तोड़ा तो तोड़ने वालों को हम तोड़ेंगे, और तुम रात को 2:30 बजे तक घूमते हो। हमें मजबूर मत कीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए इस तरह के कदम उठाने के लिए, हमें मजबूर मत कीजिए हथियार उठाने के लिए। लेकिन ये मत भूलिए कि हमने हथियार चलाना छोड़ा है, चलाना भूले नहीं है। आज इस मंच के माध्यम से हमारे महापुरुषों के जब भी बात होती है, कितनी घटनाएं हुई, कुंभलगढ़ केलवाड़ा में राणा पूंजा भील की मूर्ति तोड़ी जाती है, और उस समय सोचने वाली बात है कि उस समय प्रशासन कहता है कि मूर्ति बंदर ने तोड़ी,
लेकिन देखिए आपको किस तरह से ये शासन प्रशासन और यहाँ के नेता मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। उस दिन मूर्ति एक बंदर ने तोड़ी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के विधायक साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है और विधायक साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है मूर्ति कैसे टूटी, कहां मूर्ति तोड़ने की बैठक हुई, किसने मीटिंग की। ये वीडियो पूरे लोगों के मोबाइल पे वायरल हुआ। अब मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से, यहाँ के थानेदार से, यहाँ के डिप्टी एसपी से और एसपी से पूछना चाहता हूं, भाई आपके यहाँ एक एफआईआर दर्ज हुई, उसमें कोई आदमी उसके बारे में खुलेआम कह रहा है कि मुझे पता है मूर्ति कैसे टूटी, किन लोगों ने कहा मीटिंग की। जब हमारे एमएलए साहब को ये सब पता है तो पहली बात एमएलए साहब उस दिन चुप क्यों बैठे थे जिस दिन बंदर मूर्ति तोड़ के जा रहा था। जब तो कह रहे थे बंदर ने तोड़ी और आप कह रहे हो कि मुझे पता है कि मूर्ति कैसे टूटी और मूर्ति तोड़ने के लिए किसके खेत में मीटिंग हुई। तो पहली बात आप उस दिन चुप क्यों थे। दूसरी बात, चलो आप उस दिन चुप थे, हो सकता है किसी बाप ने आपका कान दबा दिया हो, वैसे पहले दबाया नहीं दबाया, अब बाप पक्का आ गया तब आपका कान मरोड़ेगा। दबाने की बात छोड़िए। अगर उस दिन आपको नहीं पता था और बाद में आपको पता लगा तो मैं आपसे एक बात फिर पूछना चाहता हूं कि जब आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई, आप यहाँ के विधायक हो, आपको पता लग जाता है और आपने पुलिस को नहीं बताया कि भैया ये लोग तोड़ने वाले यहां बैठ के साजिश की। इसका मतलब कुंभलगढ़ विधायक वहां पूजा की मूर्ति तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल था कि उसको सब कुछ पता, सब कुछ पता था, लेकिन समाज को गुमराह करता रहा और बोलता है कि मूर्ति बंदर ने तोड़ी। अब मैं पूछता हूं यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि जब विधायक साहब खुलेआम वीडियो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे पता है कि कहां बैठक हुई, कहां नहीं हुई, और ये वीडियो पूरे लोगों में वायरल हो रहा है, तो पुलिस वालों के हाथ कान नाक नहीं है क्या भैया? या विधायक साहब से दो सवाल करने में फटती है? नौकरी विधायक साहब ने दी है क्या? नौकरी विधायक साहब ने दी है क्या? पूछते विधायक साहब से कि किसने मूर्ति तोड़ने की साजिश की और नहीं बताते तो फिर कानून का डंडा चलाते तो अपने आप बताते और मूर्ति तोड़ने वाले सामने होते कि ये साजिश किसने की। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से विधायक साहब के स्टेटमेंट है, इसका मतलब पूरी प्लानिंग विधायक साहब की है कि शायद मूर्ति तुड़वा के दोबारा मूर्ति लगवा के क्रेडिट लेना चाहते हैं और मेरे समाज को बेवकूफ बनाकर फिर से वोट हड़पना चाहते हैं। तो इस बार नहीं होगा। इस बार अलार्म बज चुकी है, थोड़ा सा समय और लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है 5 बजने के करीब है और भी कई वक्ता बाकी हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। आप 75 साल से हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लूट रहे हो और कितना बेवकूफ बनाओगे। अभी ताजा ताजा घटना पीपला की, मैं पीपला से यहां मौजूद मेरे भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूं कि उस दिन 15 दिन का वादा किया था कि 15 दिन में पट्टा बना देंगे, 15 दिन में मूर्तियों का अनावरण हो जाएगा, हुआ क्या? 15 दिन में आपके पास पट्टा आया क्या? पट्टा आ गया तो अनावरण क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि आगे आचार संहिता आ रही है। अब आपको तो एक झुंझुना पकड़ा दिया है, उस झुंझुने के चक्कर में हमारे लोग बेवकूफ बने जाएंगे और फिर वापस से अगली बार कि 5 लाख और आने हैं, आए क्या खाते में?
ये तो मोदी जी की तरफ 5 लाख 15 लाख वाली बात हो गई। तो मैं एक बात यहां इस मंच से पूछना चाहता हूं कि जब आप इस तरह हमारे समाज को बेवकूफ बनाते हो, हमारे समाज के वोट लूटकर इतने सालों से आपने हमारे समाज को बद से बदतर स्थिति में ला दिया। आज मेरे समाज की 80% जमीनें आपने गैर आदिवासियों के हाथों बिकवा दी, लेकिन जब आज मेरा समाज जागने लगा है तो आपके पेट में दर्द होने लगा है। लेकिन यहां मेरे मौजूद तमाम भाइयों से, मेरी माता बहनों से, मेरे युवा साथियों से, इस जाजम पर मौजूद हर आदिवासी खून से आज मैं प्रण लेना चाहता हूं